जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आधुनिक भारत की जो मैंने सीरीज शुरू की है उसमें आज लेक्चर नंबर 9 और हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो 1784 के बाद का एक्ट था जिसे कहते हैं 1786 का एक्ट, और एक इंसान के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसका नाम क्या है? कॉर्नवालिस। कारण कि आप देखेंगे आईपीसी जैसी चीज़ें जो शुरुआत हो रही वो कॉर्नवालिस, और आधुनिक सिविल सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है भारत में? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक, देखिए कॉर्नवालिस को पढ़ने से पहले हम चलेंगे किस पर दोस्तों? 1786 का एक्ट। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक्ट तो बहुत आ रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी है और उसको आगे चल के धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? सुधारा जा रहा है, संशोधन हो रहा है। तो 1784 के बाद कौन सा एक्ट आ गया? जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है 1786 का एक्ट। देखिए 1786 का एक्ट में मेन हीरो है कॉर्नवालिस। मेन हीरो है कॉर्नवालिस। क्या कह रहा है? कह रहे भैया ऐसा है, हम जाएंगे तो भारत में, हमें बनाओ गवर्नर जनरल, हमें दिक्कत नहीं, बनाइए आप, लेकिन हमें कुछ चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें जब मुझे दे दोगे तभी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं बहुत अच्छे से तभी काम कर सकता हूँ। तो क्या कहा उसने दो चीज़ें मांगी। तो आप देखेंगे 1786 का एक्ट में दो चीज़ें हो रही हैं। क्या चीज़ें हो रही हैं? पहला, जो गवर्नर जनरल होगा ना उसे क्या हम बना देंगे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि वो कंपनी क्या कर रही है, उसको गवर्नर जनरल को शक्ति दे रही है। उसे कह रही है भैया तुम आज से प्रधान सेनापति भी, ठीक है, अभी तक देखा प्रधान सेनापति अलग होते थे, लेकिन आप देखेंगे पहली बार क्या बना दिया गया, किसी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी पावर दे दी जा रही है। मतलब लड़ाई उड़ाई कर रहे हो ना, अब तुम उसके सेनापति हो। अब अच्छा भैया ठीक है, समझ में आ गया कि प्रधान सेनापति बना दिए हो, पावर तो दे दी तुमने इसको। गवर्नर जनरल यानी पहला ऐसा गवर्नर जनरल जिसको क्या बना दिया गया? प्रधान सेनापति। तो बोले तो कॉर्नवालिस से। दूसरी पावर वो क्या ले रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरी काउंसिल अगर कुछ कहती है मैं सरे से एकदम जीरो से उसके निर्णय को खारिज कर सकता हूँ, मैं एकदम उसको जीरो कर दूंगा, तो मुझे ये पावर देनी चाहिए। काउंसिल का निर्णय हम क्या कर दें? पूरी तरीके से जीरो कर दें। तो बोला ठीक है, ले लो भैया, ये भी ले लो, जाओ काम करो। अच्छा, कॉर्नवालिस आया तो क्या काम किया? देखिए कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। एक इंसान कॉर्नवालिस, आप जानते हैं इसकी कुछ दो खास बातें। दो खास बात, पहला वही कुछ बनाया होगा, कुछ खत्म किया होगा, है ना? कुछ बनाया होगा, कुछ क्या किया होगा? खत्म किया होगा। तो पहले समझते हैं ट्रिक पर। कुछ बनाया, लागू किया नया, और कुछ चीज़ों को खत्म कर दिया। क्या खत्म किया होगा? जो पहले समस्या होगी उसी को खत्म करेगा। और इसके पहले हम देखा था वारेन हेस्टिंग्स आ ही चुका था। क्या काम किया था वारेन हेस्टिंग्स ने? कौन सी राजस्व व्यवस्था, पैसे के लिए जमींदारी में कौन सा कॉन्सेप्ट उतारा था उसने? बिल्कुल सही, वो कौन सी व्यवस्था थी? वो थी इस बोली लगाने, पंचशाला पद्धति की शुरुआत की थी। तो जब देखा किसने? कॉर्नवालिस ने कि यार ये तो बड़ी अजीब सी सिस्टम है, इसमें तो किसान भी बहुत परेशान है और आने वाले दिनों बड़ी समस्या हो जाएगी, तो क्यों ना इसको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया, ये व्यवस्था खत्म कर दी और जमींदारों को पूरा योगदान लिया जाए, अपनी तरफ कर लिया जाए, और वो भी पैसा इन्वेस्ट करें, अपना ध्यान दें किसानों के साथ साथ ज़मीनों पर, खेती पर, और अच्छी सी खेती और हमारे लिए भी लाभ हो। तो आप देखेंगे इसके लिए ज़मींदारों को स्थायी रूप से क्या कर दिया उसने? मालिक बना दिया। किसका? ज़मीन का। मतलब इसके पहले तो था जो अधिक से अधिक बोली लगाएगा वही ज़मींदार, तब तक के लिए ज़मींदार है। मान लीजिए किसी इंसान ने एक साल तो 20 लाख रुपए दे दिया, अगले साल उसी जमीन पे कोई कह रहा है कि मैं तो 25 लाख दूंगा साहब आपको, आप किसको जमीन देते हैं? ऊंची बोली लगा दी ना, उसी दिन ट्रांसफर हो गया उसके हाथ से, तो जमींदार परेशान, कह रहे हैं यार ये कौन सा तरीका है? तो इसीलिए एक तरीका निकाल रहे हैं कॉर्नवालिस, कह रहे हैं ऐसा है जमींदारों को जमींदार अगर हम बनाए ना तो एक निश्चित एक दर तय कर लीजिए टैक्स की, और हमेशा इसको लंबे समय के लिए बल्कि हमेशा के लिए बना दिया जाए उसको वहां का मालिक। आप देखेंगे यहाँ पे तो मालिक नहीं है जमींदार हमेशा के लिए, जब तक ये ऊंची बोली दे रहा है। मगर एक बंदोबस्त लाया जिसका नाम क्या है? स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस ला रहा है, ठीक है। कौन ला रहा है? कॉर्नवालिस ला रहा है। कैसा बंदोबस्त ला रहा है? स्थायी बंदोबस्त, हमेशा के लिए क्या है? स्थिर कर दिया है इसने। अच्छा, इसको और भी नाम से आप जानते हैं, जैसे जमींदारी व्यवस्था है ना, मालगुजारी व्यवस्था है ना, स्थायी बंदोबस्त, इसको अन्य नाम से भी आप जानते हैं, जिसमें से एक नाम बहुत प्रचलित हमेशा आप जानते हैं, स्थायी मतलब स्थिर कर देने वाला, ठीक है। स्तंभदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या था कि लंबे समय के लिए बना दिया गया जमींदार, ठीक है भैया। वैसे तो एक चैप्टर है आगे जमींदारी व्यवस्था में, आपको बताऊंगा पूरा तुलनात्मक रूप से कि किस तरीके से पंचशाला पद्धति में क्या था। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्थायी बंदोबस्त आया तो किसने शुरुआत की, किन किन प्रांतों में रहा, कितना % इलाका
भारत में इसने छेका हुआ था। और उसके बाद फिर जब रैयत वाली व्यवस्था आई, फिर महाल वाली व्यवस्था आई, तो कैसे उसकी ट्रिक भी दूंगा याद करने की कि कैसे कैसे एक शुरुआत हो रही, कौन कौन शुरुआत कर रहा है, कौन कौन इसको आइडिया दे रहा है ना। जैसे स्थायी बंदोबस्त का जो आइडिया दे रहे थे उसमें दो लोग हैं, कौन है, एक है शोरे और एक है ग्रांट, शोरे और ग्रांट, है ना। यही सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा बच्चों, यहाँ पे इसका टॉपिक नहीं है, मेरा काम ये अभी यहाँ पर नहीं, वो तो मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जमींदारी व्यवस्था पर। फिर भी जाने रहिए स्थायी बंदोबस्त, इसमें शिकर्मी व्यवस्था भी शुरुआत हो गई थी और एक खतरनाक कानून ला के खड़ा कर दिया था जिसका नाम था सूर्यास्त कानून। मतलब जानते हैं भैया, हमने स्थायी रूप से तुम्हें दे तो दिया, ये ना सोचना कि अब हम तुम्हें बेवकूफ़ बना लोगे तुम हमको। अगर तुमने कहा है ना कि भैया 26 अगस्त को आओगे, 1 साल हो जाएगा और मैं आपको 20 लाख रुपए या इतना रुपए हम देना ही देना है, हमें जितना ये तय करेंगे, कितना तय करेंगे, तो होता ये था कि 89% तो रखेगी कंपनी, ठीक है, और 11% रखेगा वो जमींदार जो मालिक है उसका। तो भैया ये परसेंट हमें चाहिए उस तारीख तक। अगर उस तारीख की शाम सूरज ढल गया और तुम हमें इतना नहीं दे पाए तो भैया तुम्हारी जमीन हम फिर से जब्त कर लेंगे। तो कौन सा कानून था? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त होने के बाद हम सब कुछ छीन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया छोटा सा कार्नवालिस, जिसमें हमने देखा कुछ चीजें खत्म कर रहा है। तो क्या चीजें खत्म की? पंचशाला। क्या बनाना शुरू किया? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगली चीज ये क्यों जाना जाता है भारत में? ये जाना जाता है आधुनिक सिविल सेवा का जनक, मॉडर्न सिविल सर्वेंट, आधुनिक सिविल सेवा का जनक। ठीक है, सिविल सेवा का जनक। हाँ देखते हो ना, वो एसडीएम होते हैं, जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, जो जुडिशरी के लिए जज वगैरह होते हैं, ये आधुनिक रूप दे रहा है कौन? कार्नवालिस। जनक कहते हैं, सॉरी। अगली चीज, सो क्या कह रहे हो? जनक। ये एक चीज और लाया था इसी के नाम से, जिसे आप कहते हो कार्नवालिस कोड, है ना, कानून वगैरह को संहिताबद्ध करना। कार्नवालिस कोड तो आप देखेंगे आगे चल के फिर हमें एक विस्तृत रूप में दिखाई दे रहा है, आईपीसी, है ना, इंडियन पैनल कोड। ठीक, अब कोड किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम ड्राफ्ट किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं पॉलिटी क्लास चलाऊंगा तो उसमें आपको चीज़ें बताऊंगा कि भाई नेशन किसे कहते हैं, है ना, फिर कंट्री किसे कहते हैं, है ना, जैसे कहते हैं राष्ट्र, वो अलग चीज़ है, देश अलग है, राज्य अलग है। अच्छा भाई, और क्या खास बात रही इसकी इतने कार्नवालिस के बारे में? भाई सिंपल सी बात है कि जब ये कम आधुनिक सिविल सेवक के जनक करेगा तो क्या भारतीयों को इसमें शामिल करेगा? खुद सोचिए, बिल्कुल नहीं, भारतीयों को इसमें शामिल नहीं कर रहा है। कह रहा है उच्च पदों में भारतीयों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इनको नहीं समझता उस लायक, कहता है इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो इस दुनिया की सोचते ही नहीं, ये तो मरने के बाद की दुनिया को सोचते हैं, भैया इनको क्या करने उतारो रहे हो, इनको मत उतारो। अच्छा, जब आधुनिक सिविल सेवा का जनक हो गया तो पुलिस भी तो बनाया होगा, थाना पुलिस डिपार्टमेंट भी तो बनाया होगा। तो अभी तक तो जमींदारों के हाथ में था कि भैया पुलिसिया सिस्टम देखो अपना, पुलिसिंग करो अपनी, लेकिन अब तो एक विभाग तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमींदारों से इसने छीन ली होगी कौन सी पावर? भैया बिल्कुल सही, जमींदारों से छीन ली है पुलिस वाली पावर। तो इतनी चीजें आपको याद करनी है, किसके बारे में? कार्नवालिस के बारे में। तो इसको थोड़ा सा समझिए, मैं समझा चुका ही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप याद करिए। क्या करेंगे? याद करेंगे। चलिए 1786 पहली चीज आपने पढ़ा, ठीक, तो आपने क्या पढ़ा भैया? प्रधान सेनापति बनाए जाने की बात की गई, किसको? गवर्नर जनरल। अब क्या बन गया? एक पोस्ट और मिल गई। सॉरी, क्या बन रहा है? प्रधान सेनापति। ऊपर से एक पावर और दे दी गई, किसके निर्णय को ये सरा से, जीरो से कर सकता है, पूरा नीचे से खारिज कर सकता है, वो अपनी काउंसिल का। अच्छा, और इससे आपको क्या याद आया? कार्नवालिस के बारे में। तो कार्नवालिस के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने अभी आपको क्या याद कराया भैया? दो चीज खास तौर पर आप इसको जानते हैं। पहली चीज तो इसको कहा जाता है, अच्छा क्या इसके स्क्रीनशॉट लिया आपने? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर आगे नोट्स बनाइएगा कायदे से। मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, तो आप थोड़ा और अच्छी राइटिंग से बनाइएगा। देखिए, भारत में गंदी है, समझ तो थोड़ा बहुत आ रहा होगा ना। भारत में आधुनिक सिविल सेवा का जनक कौन बात हो रही है भैया? बिल्कुल सही, बात हो रही है कार्नवालिस की। ये चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। भारत में आधुनिक सिविल सेवा का जनक। दूसरी चीज, कैसा बंदोबस्त ले आया था उसको हटा करके? स्थायी बंदोबस्त। बोला ये बोली व्यवस्था को खत्म किया जाए। फिर हम देखेंगे क्या लेकर आया था भैया? ये कार्नवालिस कोड। क्या लेकर आया? कार्नवालिस कोड। अच्छा भैया, आगे चल के फिर यही क्या बन रहा है? कुछ दिन बाद इसका और परिष्कृत रूप आपको देखने को मिलता है, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। फिर
उच्च पदों पर इंडियन को न रखे जाने की बात कह रहा है। जमींदारों से पुलिस की पावर को क्या कर लिया इसने, छीन लिया। तो इसको समझ लीजिएगा। और मैंने कहा ना, ये परेशान मत होइएगा, ये आगे चैप्टर ही है जमींदारी व्यवस्था का, उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। शिकर्मी का कॉन्सेप्ट क्या था सूर्यास्त कानून। अच्छा, अब अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। कौन सा एक्ट पढ़ा, 1786। अब कौन सा एक्ट आएगा, 1793। क्यों भाई इतना जल्दी जल्दी एक्ट आ रहा है, क्योंकि अभी नए नए बने हैं, बहुत सारी खामियां हैं, तुरंत थोड़ी दूर हो जाएंगी। तो 1793 का एक्ट आता है दोस्तों। इसमें क्या खास बात रही, इसमें क्या खास बात रही, तो सबसे पहली खास बात जो इसमें रही वो ये रही कि ये जो भारतीय गवर्नर जनरल को शक्ति प्राप्त थी, अब वो किसको दे दिया जा रहा है, वही शक्ति दे दी जा रही है अन्य जो प्रांतीय सरकारें हैं, उन जो गवर्नर हैं, अन्य प्रांतों के गवर्नर हैं, उनको भी शक्ति दे दी जा रही है। क्या शक्ति जा रही है कि भैया ठीक है, आप भी अपनी काउंसिल का निर्णय क्या कर सकते हैं, नकार सकते हैं, काम करिए टेंशन फ्री होकर के। प्लस एक नियम आया भैया कि जो हम ये भारत का जो राजस्व है ना, उससे वेतन भत्ते हम देंगे। अच्छा, किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके सदस्यों के बाद में आप देखेंगे, देखा जाए तो भैया पूरा का पूरा पैसा हम ही लोगों से लिया जाता था। इनको क्या, सबको पैसा हम ही लोगों के द्वारा दिया जाता, हमारे पैसा लेते थे, हमें को जो है ठगा इन्होंने। फिर एक चीज समझ में आई यहाँ आते आते कि भैया ऐसा है, कोई कानून तो बहुत ही व्यवस्थित रूप से हमें तैयार करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा पूरे भारत के लिए, क्योंकि अब तो अंग्रेज भी आ चुके हैं काफी, और विधिवत तरीके से सबको एक तरीके से ही कानून हुआ, मतलब क्या है, सब एक समान होने चाहिए ना। तो ये सब चीजें कहाँ आ रही है दोस्तों, 1793 का एक्ट। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको बस, लेकिन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 1793 का एक्ट, ये टॉपिक कोई खास नहीं है, वैसे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जानकारी सीक्वेंस में रहना चाहिए आपके पास कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है दोस्तों, उसका नाम है 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट। ये वो जमाना है जब औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ा, कंपनियां भी बहुत ज्यादा आ गई। कहां पर आ गई दोस्तों, कंपनियां भी बहुत ज्यादा आ गई। कहां पर, कंपटीशन में। औद्योगिक क्रांति जब हो रही है यूरोप में, तो आप देखेंगे भैया फैक्ट्रियां बन रही है, सामान पे सामान बन रहे हैं। क्या बन रही हैं, सामान पे सामान बनते जा रहे हैं, यानी उसे क्या कहते हैं, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, विनिर्माण उद्योग है ना। तो फैक्ट्रियां हैं, अच्छा भाई क्या बना रही हैं, गुड्स बना रही हैं, बोले तो सामान बना रही हैं। अब ये सामान के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए, और सामान बनने के बाद आपको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ऐसे ही चलेगा सब कुछ। और जब औद्योगिक क्रांति आ गई तो सिंपल सी बात है, इसका असर देखने को मिलेगा, सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाएगी, बहुत सारी कंपनियां प्रतियोगिता में आ जाएंगी। यानी जो एक गुड़ बन रहा था, अब कितने सामान बन रहे हैं भैया, 100 सामान, वो भी 100 अलग अलग फैक्ट्रियों के द्वारा। अब ये कंपनियां बोल रही हैं ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी खाली भारत में जा रही है ना, वही मार्केट बना के बैठी है पूरे इंडिया को, तो हमें भी भेजो ना यार, हम भी तो हैं। तो डिमांड उठने लगी। तो आप देखेंगे 1813 में एक अधिकार जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, उसको थोड़ा सीमित किया जाता है। तो उस एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा कि भैया मार्केट कैसे बनाओगे, मार्केट किसको बनाना है, इंडिया को। तो क्या ऐसे इतने आसानी से बना लोगे मार्केट, नहीं भैया ऐसे नहीं बना लोगे, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारी एजुकेशन अलग है, हमारे कस्टम्स अलग हैं। तो कैसे करोगे हमें, तो बोलो बहुत आसान तरीका है, बहुत ईजी तरीका है। क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं, तुम्हें मॉडर्न एजुकेशन देते हैं भैया हम, है ना, सोच ही बदल देंगे। प्लस हम ईसाई मशीनरियों को भी तुम्हारे पास भेजेंगे, आप तो बदलोगे, अब हम कल्चर भी बदल देंगे, तुम्हारी शिक्षा भी बदल देंगे। तो आप देखेंगे पहली बार भारत में 1 लाख रुपए सालाना दिया जा रहा है, किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो दोस्तों, और पहली बार ईसाई मशीनरियां किसके द्वारा, सरकार के द्वारा भेजी जा रही हैं। यही नहीं, और भी नागरिक भेजे जा रहे हैं, इंजीनियर वगैरह भारत में भेजे जा रहे हैं। किस लिए, कि जाओ भैया और जमाओ पूरा। और इसके लिए क्या देना पड़ा इनको, ये दे रहे थे लाइसेंस। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा रहेगा 1813 का एक्ट, तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।